नमस्कार। जीके जीएस मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज पेडागोगी यानी शिक्षण शास्त्र से संबंधित 40 प्रश्न को प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 1 है, शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः डैश की ओर संकेत करती है। ए, योग्यताओं के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश। बी, विभिन्न प्रकार की पाठचर्या की आवश्यकता। सी, उनके ज्ञान की सीमा। डी, आवश्यक उपचारात्मक युक्तियाँ। इसका सही उत्तर है डी, आवश्यक उपचारात्मक युक्तियाँ। शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः आवश्यक उपचारात्मक त्रुटियों की ओर संकेत करती है। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है? ए, आँखों का रंग। बी, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता। सी, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति। डी, चिंतन पैटर्न। तो इसका सही उत्तर है ए, आँखों का रंग। ये आनुवांशिक संबंधी कारक है। प्रश्न संख्या 3 है, समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है। बी, केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है। सी, जो सभी निर्योग्य बच्चों को शामिल करती है। डी, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। तो इसका सही उत्तर है डी, समावेशी शिक्षा का आंसर है डी। प्रश्न संख्या 4 है, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उससे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के डैश सिद्धांत को दर्शाता है। ए, व्यक्तिगत भिन्नता। बी, अंतर संबंध। सी, निरंतरता। डी, सामान्य से विशिष्ट की ओर। इसका सही उत्तर है ए, व्यक्तिगत भिन्नता होता है जिसके कारण कुछ जल्दी सीख लेते हैं और कुछ को सीखने में ज़्यादा समय लगता है। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। ए, पौष्टिकता की गुणवत्ता। बी, शिक्षा की गुणवत्ता। सी, संस्कृति। डी, शारीरिक गठन। इसका सही उत्तर है डी, शारीरिक गठन जो है वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। तो शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य नैराश्य कुंठा का सामना करते हैं? श्रवण ह्रास मतलब सुनने की शक्ति जिनकी कम है। ये दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। बी, दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता। सी, प्रस्तावित पाठ पुस्तक को पढ़ने की अक्षमता। डी, खेल कूद में भागीदारिता निभाने में अक्षमता। इसका सही उत्तर है ए, दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता, क्योंकि जो श्रवण ह्रास होते हैं यानी जो सुन नहीं सकते हैं वो बोल भी नहीं सकते हैं, जिसके कारण उनको किसी से बातचीत करने, अपनी बात को रखने, सूचना बांटने में अक्षमता महसूस होती है। प्रश्न संख्या 7 है, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन डैश के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। ये बुद्धि और जातीय विभिन्नताओं। बी, बुद्धि के वितरण। सी, बुद्धि की वृद्धि। डी, बुद्धि और लैंगिक विभिन्नताओं। तो इसका सही उत्तर है बी, बुद्धि के वितरण। प्रश्न संख्या 8 है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब ए, बार बार उनकी परीक्षा होगी। बी, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। सी, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा। डी, वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे। इसका सही उत्तर है बी, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अभिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता डैश कहलाती है। ये तार्किक, गणितीय बुद्धि,
बी प्राकृतिक बुद्धि, सी भाषिक बुद्धि, डी स्थानिक बुद्धि। इसका सही उत्तर है बी प्राकृतिक बुद्धि। बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की जो योग्यता है वो प्राकृतिक बुद्धि है, वो नेचुरल जो है इंटेलिजेंसी है। प्रश्न संख्या 10 है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? ए मूर्त संक्रियात्मक चरण, बी औपचारिक संक्रियात्मक चरण, सी संवेदी प्रेरक चरण, डी पूर्व संक्रियात्मक चरण। इसका सही उत्तर है डी पूर्व संक्रियात्मक चरण में जो है वो बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है पियाजे महोदय के अनुसार। प्रश्न संख्या 11 है, निम्न में कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? ए विकास अंतःक्रिया का फल है, बी विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, सी विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, डी विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। इसका सही उत्तर है डी विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। ये कथन गलत है, बाकी ए, बी और सी तीनों कथन सत्य है। प्रश्न संख्या 12 है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रतियों से होता है, यह अवस्था है। ए 7 से 12, बी 12 से वयस्क तक, सी 2 से 7 वर्ष, डी जन्म से 2 बरस तक। इसका सही उत्तर है ए 7 से 12 वर्ष तक की उम्र की बालकों की जो सोच होती है वो अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रतियों से अधिक होता है, देख करके ज़्यादा सीखता है। प्रश्न संख्या 13 है, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? ए अभिभावक एवं अध्यापक, बी सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, सी वंशक्रम एवं वातावरण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी वंशक्रम एवं वातावरण मानव विकास का योगदान का परिणाम है। प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? ए सामाजिक संचरण, बी अनुभव, सी संतुलीकरण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए सामाजिक संचरण जो है वो बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है पियाजे के अनुसार। प्रश्न संख्या 15 है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है? ए अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना, बी विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देशन, सी सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूरिंग यानी सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण, डी अध्यापन के लिए योग्यता आधारित सामूहिकरण। इसका सही उत्तर है सी सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूटरिंग। प्रश्न संख्या 16 है, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। ये प्रतिभाशाली बालकों की, बी सामान्य बालकों की, सी सृजनशील बालकों की, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी सृजनशील बालकों की जो है ये विशेषता है कि समस्या के अर्थ को जानना, वातावरण के दोष, कमी एवं रिक्तों के प्रति उनकी सजगता होती है, जो इसमें सृजनशीलता का गुण होता है। प्रश्न संख्या 17 है, विकास शुरू होता है ए उत्तर बाल्यावस्था से, बी प्रसव पूर्वावस्था से, सी शैशवावस्था से, डी पूर्व बाल्यावस्था से। तो इसका सही उत्तर है बी प्रसव पूर्व अवस्था से ही बच्चों में विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, यानी बच्चा जब माँ के पेट में ही होता है वहीं से बच्चों में विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। प्रश्न संख्या 18 है, बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा ए प्रशंसा एवं दोषारोपण, बी प्रतिद्वंदिता, 3 पुरस्कार एवं दंड, 4 परिणाम का ज्ञान। कूट में सही उत्तर चुनना है। इसका सही उत्तर है डी इनमें से सभी जो है वो बाह्य प्रेरण माना जाता है। प्रशंसा एवं दोषारोपण, प्रतिद्वंदिता, पुरस्कार एवं दंड, परिणाम का ज्ञान। प्रश्न संख्या 19 है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से, को कहा जाता है। ए सामाजिक अधिगम, बी अनुबंधन, सी प्रायोगिक अधिगम, डी आकस्मिक अधिगम। इसका सही उत्तर है ए सामाजिक अधिगम से व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देख करके सीखता है।
प्रश्न संख्या 20 है, अधिगम नियोग्यता का लक्षण है। लर्निंग डिसेबिलिटी। ए भागने की प्रवृत्ति होना, बी अशांत, ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना, सी अवधान संबंधी बाधा विकार, डी अभिप्रेरणा का अभाव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी अवधान संबंधी बाधा अवलेख विकार। ये अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है। प्रश्न संख्या 21 है, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक डैश के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। ए विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने, बी अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखने, सी विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं न रखने, डी विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखने। इसका सही उत्तर है ए विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने जो है वो अभिप्रेरण का सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक को रखना चाहिए। प्रश्न संख्या 22 है, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता। इसे कहते हैं ए विधेयात्मक यानी पॉजिटिव प्रशिक्षण अंतरण, बी निषेधात्मक यानी निगेटिव प्रशिक्षण अंतरण, सी शून्य प्रशिक्षण अंतरण, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी शून्य प्रशिक्षण अंतरण। प्रश्न संख्या 23 है, सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे एक गहन प्रतियोगिता होती है, बी उच्च नैतिक विकास होता है, सी समूहों में द्वंद्व होता है, डी उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। तो इसका सही उत्तर है डी उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है, क्योंकि सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के जो तेज विद्यार्थी हैं वो छोटे और कम तेज विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। 24 नंबर प्रश्न है, फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने ए कहा कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती है, बी कहा कि शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं, सी विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में फ्रायड ने कहा, पियाजे ने कहा। प्रश्न संख्या 25 है, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है। ये बुद्धि, बी सृजनात्मकता, सी बुद्धि एवं सृजनात्मकता, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए बुद्धि। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन का पद का प्रयोग बुद्धि के समान अर्थ में किया है। प्रश्न संख्या 26 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है। ए यह जन्मजात और अर्जित दोनों होती है, बी यह समय के अनुसार बदलती रहती है, सी रुचियाँ योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती है, डी रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं हैं। तो इसका सही उत्तर है सी रुचियाँ योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती है। ये कथन गलत है, संबंधित होती है। प्रश्न संख्या 27 है, अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड है। ए एक भावनात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है, बी यह एक ऐसी विशेषता है जो व्यक्ति की योग्यता का परिचायक है, जिसे किसी प्रदत्त क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण, ज्ञान अथवा कौशल से सीखा जा सकता है, सी व्यक्ति की बीजभूत क्षमता जो कि विशिष्ट प्रकार की होती है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी इनमें से कोई नहीं। अभिवृत्ति ए, बी और सी तीनों में से कुछ भी नहीं है। प्रश्न संख्या 28 है, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने का बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह डैश कहलाता है। ए अधिगम शून्य स्थानांतरण, बी अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण, सी अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण, डी अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। इसका सही उत्तर है ए अधिगम का शून्य स्थानांतरण। यानी जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने का वो बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो इसे ही अधिगम शून्य स्थानांतरण कहते हैं। प्रश्न संख्या 29 है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती
उनका भंडारगिरी निम्नलिखित में से कौन सा है? ए इदम, बी अहम, सी परम अहम, डी इदम एवं अहम। इसका सही उत्तर है ए इदम। तो जो इच्छा हमारी पूरी नहीं होती उसका भंडारण इदम में होता है। प्रश्न संख्या 30 है, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। ए व्यक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में, बी मुख्य रूप से शिक्षक से, सी व्यक्तिक रूप से, डी समूहों में। इसका सही उत्तर है ए व्यक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में। प्रश्न संख्या 31 है, शारीरिक योग्यता वाले व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? ए तादात्मीकरण यानी आइडेंटिफिकेशन, बी विवेकीकरण यानी रेशनलाइजेशन, सी अतिकल्पना यानी फैंटेसी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी अतिकल्पना यानी फैंटेसी। प्रश्न संख्या 32 है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्र के ज्ञान के साथ जोड़ सकें। इससे डैश को बढ़ावा मिलता है। ए पुनर्बलन, विज्ञान के साथ संबंध एवं अंतरण, सी व्यक्तिक भिन्नताओं, डी शिक्षार्थी स्वायत्ता। इसका सही उत्तर है बी ज्ञान के साथ संबंध एवं अंतरण। जब एक विषय से दूसरे विषय के क्षेत्र को जोड़ा जाता है तो उसी से ज्ञान के साथ संबंध एवं अंतरण उसको कहते हैं। प्रश्न संख्या 33 है, सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्नलिखित में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? ए विचारावेश, बी व्याख्यान विधि, सी दृश्य श्रव्य सामग्री, डी इनमें से सभी। इसका सही उत्तर है ए विचारावेश यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को जो है विचारावेश विधि की सहायता लेनी चाहिए। प्रश्न संख्या 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है, बी अंतर्नोद ड्राइव आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है, सी आवश्यकता एवं अंतर्नोद समान नहीं है बल्कि समानांतर है, डी मूल प्रवृत्तियां आंतरिक जैविक बल है। तो इसका सही उत्तर है ए आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है, ये कथन गलत है। प्रश्न संख्या 35 है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से डैश से संबंधित है। ए मॉडलिंग, बी अनुकरण, सी अभिसारी चिंतन, डी अपसारी चिंतन। इसका सही उत्तर है डी अपसारी यानी बहुविध चिंतन जो है वो सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है। अपसारी यानी बहुविध चिंतन। प्रश्न संख्या 36 है, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी डैश रूप से अभिप्रेरित है। ए व्यक्तिक, बी अनुभविक, सी आंतरिक, डी बाह्य। तो इसका सही उत्तर है सी आंतरिक रूप से जो व्यक्ति अभिप्रेरित होते हैं वह कठिन परीक्षा में बैठने और उत्तीर्ण होने के बारे में सोचते हैं। और प्रश्न संख्या 37 है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्नलिखित में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? ए महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाए, बी नैतिक शिक्षा को पढ़ाया जाए, सी शांति शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए, डी शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। इसका सही उत्तर है ए महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। ये शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में अनुशंसा की गई है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है 38 नंबर, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। ए ज्ञान अस्थायी है और दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता हो और इसकी संरचना की जाती है, बी शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र होने पर, सी विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की ओर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए ज्ञान अस्थायी है, वो दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता हो और इसकी संरचना की जाती है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।